बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह आपकी अच्छी हुई होगी क्योंकि लाहौर में स्मॉग आज कंपैरेटिवली कम है। स्मॉग के हवाले से आपको पता है, सुबह सुबह उठते पहले जो चीज़ होती है ना, मेरे दिमाग में आता है कि आज स्मॉग कैसी होगी, क्योंकि बाहर निकलती है आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है, आपके गले में खराश शुरू हो जाती है, और फिर जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो गला प्रॉपरली खराब हो चुका होता है। तो आज स्मॉग कम है, कंपैरेटिवली कम है। इन सेंस पाकिस्तान आज लाहौर तकीरीबन चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, तो इस लिहाज से हम दिल को तसल्ली दे सकते हैं वैसे अर्मिला हसन। लेकिन आप अगर देखें तो स्मॉग की इंटेंसिटी जो है ना, जो शिद्दत है, उसमें कुछ पॉइंट्स की कमी जरूर आई है। रीजन कुछ भी हो सकता है लेकिन यस है। अच्छा, एक मैं आज देख रहा था कि सिर्फ हम ये जो बादल हैं या जो पोल्यूशन, इसको तो दोष नहीं दे सकते। लाहौर में कंस्ट्रक्शन इतनी चल रही है, डस्ट भी तो इतनी ज्यादा है। और मैं आफरीन जो प्लानर्स हैं हमारे लाहौर के मैनेजमेंट के, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, भाई आपने अगर खोदना ही है, आप एक रूट खोदें, दूसरे को बहाल रखें, फिर उसके बाद दूसरा बनाएं। तालियां बजाती अगर मुझे वायरस न लगी होती है इस मैनेजमेंट के लिए, वाकई आप यकीन जानिए कि अगर किसी एक सेक्टर से दो रोड्स आते हैं, दोनों खोद दिए गए हैं कि आप चलें। अब मैं फिरोजपुर रोड आपका, साथ में वो डिफेंस वाला पूरा उखाड़ा हुआ है, उसके बाद आपका उधर शाहदरा चले जाएं, जाएं आप, हर रोड पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और वो ट्रैफिक के बेहंगम होने को तो आप छोड़ ही दें, जो माशाल्लाह पहले अवाम की रोड सेंस है वो भी सुभान अल्लाह हो गई है इस ट्रैफिक के निजाम की वजह से, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। आई होप कि आप बाकी बातें छोड़ें, आप देखिए मैंने रख कैसी चीज उधर निकल गई क्योंकि मुझे सुबह मैं लेट हुई हूँ, और आपको पता है कि मैं अपने टाइम के साथ हूँ। आप जारी रखिए। 10-15 मिनट पहले मैं लेट नहीं, जल्दी निकल रही हूँ अपने टाइम से, और उसके बावजूद मैं लेट पहुंच रही हूँ ऑफिस। उसकी यही कल ये मेरे साथ हुआ, जो आज आपके साथ होने लगा था, कल ये मेरे साथ हुआ। और फिर हमें बाद में पता चला कि जी हमारे जो केयर टेकर सीएम साहब हैं वो दौरे पे गए हुए थे, जो घोड़ा चौक कंडा पास है, ये डिफेंस के पास, कैंट एरिया के अंदर, वहां पे वो दौरे से क्या जल्दी बन जाएगा? नहीं, वो हाँ, दौरे से क्या जल्दी बन जाएगा, और दूसरी बात ये क्या वो घोड़ा दौड़ने लग जाएगा उस दौरे से, ये हमें देखना चाहिए। अवाम बड़ी डिस्टर्ब होती है। सीएम साहब जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं, आप चलें शायद बेहतरी के लिए जाते हो कि काम जरा तेज हो जाए, लेकिन अवाम बहुत डिस्टर्ब होती है। या तो आप एक आम आदमी की तरह एक गाड़ी पे जाएं, पता भी ना चले, विजिट करें, वापस आ जाएं, पूरा स्क्वाड जाता है, पूरा फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर अवाम जो सफर करती है, और फिर इसमें बच्चे होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल का रश बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे मसले, और स्मोक पे फिर वैल्यू ऐड हो जाती है। समबडी सिटिंग ऑन द बाइक और फिर ऊपर से उस पे मिट्टी पड़ रही है, ऊपर से स्मोक आ रही है, तो मतलब क्या और ये जो कूड़ा जलाने का कॉन्सेप्ट है ना, प्लीज इसको ना, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, जो माली हजरात हैं, ये जो दीगर लोग हैं, ये कोई ना कोई कोने में घास जला रहे होते हैं, कोई कूड़ा जला रहे होता है। प्लीज इस पे काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्मॉग इज अ रियल इशू, रियल टाइम इशू। इसको इतना लाइट ना लिया जाए। और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये खेतों के अंदर से आते हैं, और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ये तो अभी चंद विजुअल्स हैं जो हम तक पहुंचते हैं, उसके बाद पता नहीं कितने ऐसे वाकयात हैं जो होते हैं, और स्मॉग में ये एडिशन कर रहे हैं, ना कि इसमें कमी वाकई हो रही है। और ये सारे फैक्टर्स मिला के जो आप कहते हैं ना, हमारे गले में मसला है, हमारे नाक में मसला हो रहा है, हमारी ब्रीदिंग इश्यूज हैं, ये सब रीजंस इसमें कहीं ना कहीं हम सब कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसमें मैं, आप सब शामिल हैं, बिल्कुल कोई एक रिस्पांसिबल नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी, एक अच्छा मैसेज है। एक तो चलें वैसे मास्क पहने, बच्चों को भी पहनाएं, मास्क के बगैर मत निकलें घर से, अपने आप को कम एक्सपोज करें, और दूसरा एहतियात करें, और इस अमल का हिस्सा ना बने। एज अब्ला सेड कि आप अगर कहीं कुछ जला रहे हैं तो प्लीज उसको अवॉइड करें। दूसरी जानिब जनाब एक और चीज जल रही है, वो पाकिस्तानियों का दिल है, चूंकि आईसीसी ने वर्ल्ड कप टीम ऑफ द इवेंट या टीम ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं, उसकी अनाउंसमेंट की है। उसके कप्तान रोहित शर्मा, जो कि आज से एक दिन पहले रोहित शर्मा थे, रो रहे थे हारने के ऊपर, उनको मुकर्रर किया गया है। इनके अलावा मजीद 5 भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें विराट कोहली हैं, KL राहुल हैं, रविंद्रा जडेजा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, और मोहम्मद शमी हैं, वो भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। इंडियन टीम, आई मीन चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल है, ग्लेन जेम्स मैक्सवेल, जाम्पा हैं, एडम जाम्पा, न्यूजीलैंड के डेल मिचेल हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली थी। और इसके अलावा श्रीलंका के दिलशान मधुशंका हैं, जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक हैं, वो भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। 12वें खिलाड़ी के तौर पर गिराल्ड क्विंसी को शामिल किया गया है। पाकिस्तान का क्या, इंग्लैंड का भी कोई खिलाड़ी नहीं है, सिर्फ इंडियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, और मेरे ख्याल से श्रीलंकन प्लेयर्स हैं। तो ये ओवरऑल मसले हो जाते हैं, हाँ कोई गल नहीं वैसे, लेकिन गलती बढ़ गई है। ये बात आईसीसी की टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना,
वैसे आईसीसी के कप्तान 2 टाइम्स तो बाबर आजम रहे ना, हाँ, but still, अब क्यों नहीं वर्ल्ड है? टीम के। खैर अब क्यों चलें, नहीं है? वो शायद वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस की वजह से, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे वापस। दूसरी बात ये फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से क्वालिफाइंग राउंड का कल अपने जिक्र किया था आपसे। आज बताएं कि मैच है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का, इस्लामाबाद में मुकाबला है। एयरपोर्ट पर जब ताजिकिस्तान सफारत खाने के एहलकारों को देखा गया, जब टीम वहां पे पहुंची, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों ने इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया जिनका हम जिक्र करें। ताजिकिस्तान की टीम पहुंची है और सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया इनको। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान की जो क्वालिफायर है वर्ल्ड कप का, आज दोपहर 2 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच एज यू नो सऊदी अरब के खिलाफ खेला था। इसमें उसे 4-0 से शिकस्त हुई थी और इसमें क्या फैसला होता है ये इस्लामाबाद में आज पता चलेगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन वी विश पाकिस्तानी फुटबॉल वेरी बेस्ट ऑफ लक। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप फुटबॉल को इतना सीरियसली समझ के, हमारे लिए एज ए नेशन एक बड़ी खुशी का मौका है कि हम फुटबॉल के बारे में बार बार बात करें। दैट्स वेरी गुड फॉर अस। आपको हम बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ भेज रहे हैं। आज 2 बजे जो मैच होगा, अल्लाह करे पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करे इंशाल्लाह। एक मैच है जी फुटबॉल का, एक मैच है क्रिकेट का, 8 फरवरी को और एक मैच है, हाँ टूर्नामेंट है, वो है सियासत का और इंतखाबात का। उस पर बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। जी जनाब, आम इंतखाबात से पहले ही सियासी जमातों में इख्तलाफात ने अवाम में जो जोशो जज्बा है वो पैदा करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 16 महीने इक़्तिदार में रहने वाली जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। महंगाई और बहराना का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है एक दूसरे को। सियासी मंशूर तो हर कोई बता रही है, मगर जमहूरियत की बात करने से गुरेज कर रही है। महंगाई का खात्मा कैसे होगा, आवाम को रोजगार कैसे मिलेगा, सबसे अव्वलीन जो बात है कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, ये एजेंडा सिर्फ ख्वाबों की हद तक महदूद है। और हर सियासी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड और विक्टिम कार्ड की बात कर रही है। क्या अवाम विक्टर कार्ड का जो बयानिया है वो पसंद करेगी या कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए वोट देगी? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो विक्टें हैं वो गिरने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था अली नवाज अवान साहब और आसिफ साहब ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहकर इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है, पीटीआई के लिए जो सियासी स्पेस है वो मांग रही है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। आप विकेटों की बात कर रही हैं, पीटीआई की तो हमें लगता है विकेट पिच ही उखड़ गई है पूरी, विकेटें तो अब दूर रह गई हैं। खैर, इस दावे को रद्द करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये कहते हैं कि तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पीटीआई लीडरान भी अपने इलाकों में सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ये काकड़ साहब ने हमें खबर दी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा कि चेयरमैन पीटीआई को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया है, ना ही शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। ही सेड देयर इज अ प्रोसेस। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने दावा किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल में होना हमारी इलेक्शन मुहिम को आसान कर रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इस मंतक को इससे इत्तफाक करते हैं, मुत्तफिक हैं कैसा हो रहा है, और विक्टिम कार्ड क्या विक्ट्री स्टैंड की जानिब लेकर जाएगा इन पार्टीज को, इस पर भी हमने बात करनी है। वैसे हिस्ट्री ये कहती है कि ऐसा होता रहा है। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग अली भाई। क्या जितनी स्मोक हम लाहौर में देख रहे हैं, जैसा मौसम इस्लामाबाद में भी है, पहले तो हमें मौसम के कुछ हालात बताइए और अपनी तबीयत का बताइए। आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक शेर है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। तो हमारे हाथ से जो गया है हमें उसका एहसास ही नहीं है, जो हमारे माशरती रवैये और उसके साथ साथ जो कुदरत के मनाजिर मुझे बचपन में या कॉलेज लाइफ में लाहौर आते थे। लाहौर इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिटीज इन पाकिस्तान आफ्टर इस्लामाबाद, लाहौर। लेकिन अफसोस होता है कि लाहौर के माल की वो बड़े बड़े दरख्त और वो खूबसूरत वो छाँव जो नहर वाली पुल के होते थे, वो हमारी चीज़ें हमारे जहन में हैं। मैं रहा नहीं हूँ, आई हैव नॉट लिव्ड देयर, बट मेरे रूह में कुछ हिस्सा लाहौर का है, अल्लामा इकबाल और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह की वजह से। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है लाहौर में इस वक्त देख के। मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को सिर्फ दोष ना दे, आप और मैं हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त अपने घर पे हूँ तो इस्लामाबाद में, तो यहाँ इन्हीं के अगर हम अपने घरों में, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, हम अपने घरों में ऊपर छोटी से हम सब्जा उगाएं
और हम जहां हमें खाली पैच नजर आए शहर में बाहर, आप वहां दरख्त उगाएं और इसको सिर्फ रियासत पे हुकूमत पे ना छोड़ें। देखिए दिस इज आवर कंट्री, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। देयर सिर्फ केयर टेकर्स, नकवी साहब हो गए, उससे पहले बुजदार थे, या बुजदार साहब से पहले शहबाज शरीफ थे। वी पीपल, वी पॉलिटिशियंस, वी आर केयर टेकर्स, यू आर द स्टेक होल्डर्स, यू आर द ओनर्स। तो पाकिस्तानियों को कहूंगा यार आप लाहौर में आपको जिधर, और ये इसी से होगा। एक तो हम पोल्यूशन वाली गाड़ियां, वो तो हुकूमत का भी काम है, हमारा भी काम है, लेकिन साथ में हम काउंटर में ना दरख्त उगाएं। और आउटर लाहौर में मुझे याद है कि लाहौर से बाहर पहले बहुत ज्यादा खेत होते थे, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इश्यूज हैं। लेकिन बहर इट्स अ वास्ट टॉपिक, बट आई थिंक दैट वी शुड आल्सो प्ले अ रोल। कम से कम दरख्त उगाएं, सब्जा उगाएं, और जो सब्जा है उसको बचाएं भी। बिल्कुल एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। और जो हमारे लाहौर में जो क्रिकेट ग्राउंड्स होते थे, आपको शायद नहीं पता, लेकिन आई हैड यूनिवर्सिटी कलर फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो 2 साल तो मैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स कमीशन की तरफ से क्रिकेट भी खेलने आया था, पेशावर को रिप्रेजेंट करते थे अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को। अच्छा। तो सुबह सुबह लाहौर में जो है मुख्तलिफ बागों में और प्ले ग्राउंड्स में जो हमारे बच्चे लड़के, खासकर संडेज को, जो किसी जमाने में तो जुमे को भी छुट्टी होती थी, तो खेल होता था सारा। अब हमारे प्ले ग्राउंड्स भी खत्म हो रहे हैं। तो जो नई सोसाइटियां बन रही हैं, नई सोसाइटियों वालों को कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कम बनाएं, थोड़े अच्छे प्ले ग्राउंड्स पे भी फोकस करें। वेरी इंपॉर्टेंट के प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, एब्सोल्युटली। अच्छा अली भाई, दूसरी जानिब सियासत की जानिब आते हैं। ये तो हमने सुबह सुबह बड़ा अच्छा आपने एक मैसेज दिया, लेकिन जो सियासी एक्टिविटीज हैं उस पर बात करते हैं। जुल्फी बुखारी ने कल एक स्टेटमेंट दी, पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल में होना उनकी जो सियासी कैंपेन है या मुहिम है वो आसान कर रहा है। क्या ये वाकई आप लोगों के लिए आसानी है इस कैंपेन में जो जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं तो चूंकि हल्के की सियासत करता हूँ, 2-3 दफा हल्के से अल्लाह ने जिता के भेजा है। तो देखें, जब आप जेल में होते हैं एक सिंपैथी फैक्टर होता है, लेकिन एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज कि अगर लीडर ग्राउंड पे मौजूद है खुद, तो वो 100% डिफरेंस पड़ जाता है। खान साहब खुद जलसा लीड कर रहे हो, बाहर हूँ, वो माहौल ही और होगा। तो अल्लाह ना करे कि खान साहब लीड ना कर सके। मेरी तो उम्मीद है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले शायद वो निकल आए, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में अगर लीडर बाहर हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ज्यादा बाहर हो तो वो इफेक्टिव होता है। आपको वो इफेक्टिवनेस चाहिए ना, आपके मुखालिफिन को तो नहीं चाहिए अली भाई? देखें, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसमें तो मेरी जो दुआ अपने मुल्क के लिए है कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हो, और अगर खान साहब के वज़ीर आज़म बनने में दोबारा पाकिस्तान की काकड़ साहब, अल्लाह करे कि खान साहब वज़ीर आज़म बने। चलें, आप बिल्कुल, आपकी विश है और आपकी पार्टी का मंशूर भी है, जरूर इसके लिए हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ये बताइए काकड़ साहब, हमारे केयर टेकर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं आप जैसे, वो भी अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। कोई आगाज किया आपने भी अपने हल्के से? कोई सरगर्मियां शुरू हुई हैं आपकी? काकड़ साहब को पता नहीं कौन सा, मेरे ख्याल में काकड़ साहब की टीवी पे आजकल सिर्फ पीटीवी न्यूज आता है। काकड़ साहब गवर्नमेंट के जमाने में हमारे तो एलआई रहे हैं, अच्छा भी रहा, उनसे एक एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं बसत एहतराम इससे एग्री नहीं करता। हमारे तो कोई इजाजत नहीं है। कल भी हमारे MNA मुजाहिद खान मर्दान से गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं, आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट के अमले से कभी पूछिएगा या हल्के के लोगों से, ये आदमी सब कुछ हो सकता है, करप्ट नहीं हो सकता। उसको करप्शन के चार्जेस में, वो तो जैसी अजान आती थी तो असेंबली का इजलास, मीटिंग सबको छोड़ के मस्जिद में होते थे, तो इतना एक बूढ़ा चार्ज उन पे लगाया। तो ये इस तरह की चीजों में कल अच्छा, वो अली भाई 2018 के जब इंतखाब हुए ना, उसको गिरफ्तार किया है 2018 के में, कौन सी जी 2018 के इंतखाबात में ना, हम याद है, हम पाकिस्तान PTV पे हम काम करते थे, तो उस वक्त अक्सर जब हम किसी पॉलिटिशियन का नाम लेते थे, खासतौर पे नून लीग के ना, तो पहले हम बुलेटिन से पूछते थे कि यार ये भी नून लीग में ही है या आप चले गए हैं किसी दूसरी जमात में। हम कंफ्यूज हो जाते थे। तो मुझे लगता है काकड़ साहब ने भी कहीं PTI के कुछ साथियों जो पहले PTI का हिस्सा थे, वो इस्तेकाम में चले गए और अपनी पोलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, उनको देख लिया जलसा करते हुए, ऐसा लगता है। असल में पता है क्या, मैं एक चीज आपको बताऊं, खुद हम भी वजारत से गुजरे हैं। मेरी तो छोटी सी वजारत थी, तो अल्लाह ने मेरे पैर जमीन पे ही रखे थे। तो आप अमेरिका से वापस आते हैं ना, आपको थोड़ा सा जेट लैग हो जाता है, वो सफर के बाद होता है। हुकूमत में ये होता है कि हुकूमत में जेट लैग आपको सफर के दौरान हो जाता है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप थोड़ा डिटैच होते हैं, पैर जमीन पे तब आते हैं जब प्रोटोकॉल जाता है। वो जरा वो फैंटेसी में भी होते हैं। वी एग्री, ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, अब ये जो कैंपेन्स के हवाले से काकड़ साहब ने जो कहा है, या दीगर जो आपका भी स्टांस है, लेकिन
लेकिन दूसरी जानिब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इसकी बहुत ज्यादा बातगश हमें सुनाई दे रही है, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, दीगर जमातें हो। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, हम जरूर चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जरा सुने कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनके मुताबिक जो वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि वही लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल भुट्टो जरदारी भी मांग रहे हैं? नहीं, हम तो खेलने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, बिलावल साहब तो खिलाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। बस में बड़ा फर्क है कि आप कहें कि ग्राउंड लेवल करें, हम आके क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरा बच्चा जिद करता है कि नहीं मैं नहीं बैटिंग करनी है, तो वो प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे, वो बैटिंग मांग रहे हैं। कह रहे हैं मियां साहब को बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, तो उनको छोड़े, बुजुर्ग हैं, मैं नौजवान हूँ, मुझे जरा मौका दें। तो उनकी देखें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो तब हो ना कि वो हम सब इक्वली जलसे कर रहे हो, हम सब जो है अदालतों से इक्वल इंसाफ मिल रहा हो, सबको इक्वल रिलीफ मिल रहा हो, या कम से कम किसी को कॉर्नर ना किया जा रहा हो। या आप क्या समझते हैं, अली नवाज अवान साहब जैसा कारकुन, सियासी कारकुन, अचानक उसको जो है रात को ख्वाब आ गया और वो चला गया। इस तरह की चीजें देखें, कुछ चीजें बैन सुतूर हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और हमारे ऑडियंस भी समझते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना जी, एक कौमी जमात है। देखें, लेकिन यहाँ पे अली भाई आपके इतने करीबी साथी जब छोड़ के जाते हैं, अली नवाज अवान का आपने नाम लिया, उस्मान डार का नाम, यू नेम इट, आई मीन कौन है, अब तो रहा नहीं है कोई, फरूख हबीब की हम बात कर लें, ये वो लोग थे जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन दे हैव अनाउंस्ड और अपनी विल के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया। वहीं पे जब आप जैसे लोग हमें तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नजर आते हैं, तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वो लोग नजरियाती ही नहीं थे जो छोड़ गए? आई मीन अगर उनके मसाइल वो थे जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो वो मसाइल आपको भी तो फिर होने चाहिए, असद कैसर को भी तो वो मसाइल होने चाहिए, वो आपको क्यों नहीं है फिर? देखिए, हर आदमी का अपना एक टॉलरेंस लेवल होता है, हर आदमी के लिए अपनी फैमिली सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे नहीं पता उनका, क्योंकि जाहिर है इस तरह की एक्टिविटी के बाद फिर रास्ता तो नहीं रहता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बस अल्लाह से आप जो है तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब करे। आसान काम नहीं होता, जेलें मेलें, फिर पीछे घर में बच्चे सारे, वालिदा साहब और सारा हिसाब किताब चल रहा होता है, पीछे सिर्फ आप नहीं सफर कर रहे होते, आपके साथ न सिर्फ आपकी इमीडिएट बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली भी सफर कर रही होती है, आपके दोस्त, आपके कजन, सारा। लेकिन ये होता है कि बस मैं यही कहूँगा कि जो चले गए, मैं उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहता। मैं समझता हूँ कि वो अपने, चाहे उस्मान डार हो, कारकुन था हमारा, और चाहे फरूख हबीब, चाहे अली नवाज अवान, इस तरह के जो वर्कर थे, वो अपनी, इतना मुझे पता है, अपनी मन मर्जी, अपनी खुशी से तहरीक इंसाफ में आए थे। क्या छोड़ के अपनी मन मर्जी से गए हैं, ये आज नहीं, ये वक्त साबित करेगा। पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं रहे ये लोग, अब या हैं? नहीं, वहां तो फिर वो नहीं होते ना। हाँ, नहीं होते, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें बड़ा अहम सवाल है, वो इंतखाबात जो कि आ रहे हैं, बहरहाल आपने इंतखाबात में तो जाना है, आपकी पार्टी ऐलान कर चुकी है, और आपकी पार्टी ने यह भी कहा है कि हमारे दरवाजे भी खुले हैं, हम बात भी करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों से। एक तो ये जो बिलावल साहब की पार्टी से किस हद तक मुमकिन है कि आपकी बात हो और कोई निगोसिएशन हो पाए, चाहे वो कराची हो, चाहे वो KP हो या पंजाब हो, जहाँ पे ओबियसली आपकी अच्छी स्ट्रेंथ है वोटर्स की, किस हद तक मुमकिन है? और दूसरा, ये जो पार्टी की तंजीम साजी है, बहुत सारे आपके कलीदी लोग तो चले गए, तो चंद लोग, चंद रहनुमाएं मेन स्ट्रीम के जो रह गए, आपके तो परवेज खटक साहब तक चले गए, तो फिर पार्टी की कोई तंजीम साजी का मामला है, कोई चेयरमैन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई बात हुई है, या अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है? देखिए भाई, मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, ये मेरे सर के ऊपर जो टोपी है, पाकिस्तान कलर है, ग्रीन कलर है। इसका मजा तब तक है जब तक इसमें ये ग्रीन कलर है। तो हर चीज का अपना एक रंग होता है, वो रंग जब निकल जाए तो फिर वो टोपी तो रह जाएगी, लेकिन वो मजा नहीं रहेगा। इसी तरह एक जमात है, हर जमात का अपना एक कल्चर है, उसका एक कलर है, उसका एक रंग है। हमारा रंग है एंटी करप्शन, मेरिट, अकाउंटेबिलिटी, हकीकी आज़ादी, मदीना की रियासत की तरफ पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना। मेरे जैसे लोग जो आज से इस 24 नवंबर को मेरे आई थिंक 12 साल पूरे हो जाएंगे, अपनी 2 प्रोफेशनल बल्कि 3 प्रोफेशनल डिग्रियां छोड़ के, BSc इन कंप्यूटर्स, देन सिविल इंजीनियरिंग, देन लॉ फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो 4 हो गई। सारा कुछ एक तरफ रख के खान साहब के साथ एक पाकिस्तान के लिए निकले, किस सोच पे किया इस मुल्क को मुल्क बनाए, जिसके लिए हम जैसी उम्र में हमारे दादा और हम आपके दादा सारे निकले थे। तो एक खूबसूरत अच्छा वो सब सोच हम जब लेके चले, तो हमारे सामने चीज क्या थी कि भाई मियां साहब ने और जरदारी साहब ने, इनकी जमातों ने इस मुल्क को इस हालत पे पहुंचा दिया है कि हम जैसे प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल छोड़ के इधर आना पड़ रहा है। तो आज अगर हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करने, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बात ना करें, बात सियासत में होती है, लेकिन अलायंस एक 1 स्टेप फॉरवर्ड। अगर जरदारी साहब के साथ या मियां साहब के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान ठीक करना है,
तो ये फिर वो एंटीथीसिस हो जाएगा पीटीआई का, जिसके लिए बाकी आप एक बात कर सकते हैं मियां साहब से, जरदारी साहब से, किस लोग कहते हैं कि आजाद शफाफ इलेक्शन हो, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर कोई आपकी ईपीसी हो रही है, कश्मीर पे हो रही है, फलस्तीन पे, देखिए फलस्तीन एक बड़ा इशू है जिस पे आज बात भी करना चाह रहा था, इस तरह की चीजों पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अलायंस उनके साथ मिलके पाकिस्तान को ठीक करना है तो फिर हमसे कोई हमारा कोई पुराना 25 साल का जला बुना कारकुन पूछेगा फिर पीटीआई क्यों बनाई। सही, एयरलाइंस की कोई और वो तंजीम साजी वाला नुक्ता भी अगर थोड़ा सा हमें उस पर भी बात कर लें, क्या हो रही है पार्टी में या नहीं हो रही? तंजीम साजी वाला नुक्ता जो है ना, इसको थोड़ा आप साइड पर रखें, मैं इसको कुछ और वो कह देता हूँ, ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा, देखें हमारी तंजीम अपनी जगह पे मौजूद है। क्या करें पाकिस्तान की सियासत में, कल भी आपने एक ड्रामा देखा, उस पर मैं भी बात नहीं करता, आप भी ना करें, बस अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ये एक इस बात पे हम अमल कर लें कि अल्लाह जिस सबसे चीज से ज्यादा नाराज होता है ना, मैं समझता हूँ, मेरा इस पे ईमान है कि तकब्बुर के बाद, तकब्बुर और शिर्क के बाद वो तीसरी चीज जो है वो किसी की इज्जत से खेलना है, किसी की इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। बहरहाल उस पर नहीं जाते। हमारी जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है वो नीचे लेवल पे इंटैक्ट है, तहसील जिले लेवल पे इंटैक्ट है, और असल में तो आपकी तंजीम काम जो करती है यूसी और तहसील जिले लेवल से ही काम होता है, ऊपर के लेवल पे कुछ हमारी मेन लीडरशिप जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं। आई पर्सनली बिलीव के साफदी अख्तार का तकाजा नहीं है किसी की जाती जिंदगी के अंदर करना, आई पर्सनली बिलीव इन इट, और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब का सियासी नुक्ता नजर क्या है वो आपने सुना। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमें बात करनी चाहिए, और ये जो वीक है ये पूरा वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, और इस दिन को या इस वीक को मनाने का पर्पस ये है कि एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से हम बात करें। हम नॉर्मली आम रूटीन में बहुत सारी ऐसी अद्वियात खाते हैं जो नज़ला ज़ुकाम या वायरल इन्फेक्शन के हवाले से होती है, जो डॉक्टर हमें एक दफ़ा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं और वो फिर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक्स भी उन दवाइयों में से एक है कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने तजवीज़ की तो आपने वो खा ली, उसके बाद आपने समझा कि अगर आपने ये दवाई खा ली, आपको सूट कर गई, तो आप किसी और को भी रिकमेंड करेंगे तो वो भी खाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, और आपकी जो बॉडी के मुताबिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके इशू के मुताबिक आपको प्रिस्क्राइब करता है। वक्ती तौर पे तो एंटीबायोटिक्स हमारी सेहत पे मतलब हमें फर्क पड़ जाता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं जिनका बेदरेग हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ज़रूरत पड़े हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो मौजूदा हफ्ते भी हमने इस हवाले से जो अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है कि हम कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं एंटीबायोटिक्स, इसी पे बात करेंगे, और ये कितना ज़रूरी है कि इस हवाले से बार बार बात की जाए। वेल एक्सप्लेन्ड। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम कराची। उनसे हम जरा इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर, बहुत शुक्रिया एंड लॉन्ग टाइम। आई होप आप खैरियत से होंगे। बड़ा अहम ये टॉपिक है और बड़ा अहम ये मौजू है, जर्मला सेट कि हम सेल्फ मेडिकेशन, और ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा या हर बंदा भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये गलती करता है। कितना इंपॉर्टेंट है जी एंटीबायोटिक्स के हवाले से हमें तौर इन्फॉर्मेशन का होना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी वालेकुम सलाम, बुलाने का शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने सही कहा, एंड आई थिंक जो समरी दी वो बिल्कुल ही परफेक्ट समरी दी है, बिकॉज लोग बहुत जल्दी सेल्फ मेडिकेट करते हैं, बहुत जल्दी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। एंड एंटीबायोटिक एक्चुअली ये खतरनाक दवाइयाँ होती हैं, खतरनाक इस सेंस में कि अगर आपने एंटीबायोटिक ली जिसकी जरूरत नहीं है, या अगर एंटीबायोटिक आपने लो डोज में ली है तो उसमें ज्यादा खतरा है कंपेयर टू उस बीमारी का। एंड याद रखिए, एक दफा आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपके अच्छे जरासीम जो होते हैं, जो जिसमें आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनको वापस आने में तकरीबन 1 साल लगता है पूरा। सो रियली सेल्फ मेडिकेशन खासतौर पर एंटीबायोटिक से निहायत खतरनाक है, एंड इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, ना सिर्फ आपके लिए मगर आपके आसपास रहने वालों के अंदर भी ये जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं, जिसके खिलाफ ये दवाइयाँ काम नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये मसला है कि एक दफ़ा अगर हमें किसी मसले की वजह से डॉक्टर ने कोई दवाई तजवीज़ कर दी है तो वो तो उस वक्त हमें इम्पैक्ट डाल दिया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो दवाई असर करना छोड़ देती है और लोगों को उस इशू का दोबारा से उस दवाई से जो कह लें अफाका नहीं होता। इसकी वजूहात क्या है और क्या इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है?
तो बिल्कुल, तो देखिए याद रखें एंटीबायोटिक वो अद्वियात होती हैं जो कि हमारे जो हमको अफेक्ट नहीं करती, वो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जरासीम जो है वो थोड़े से चालाक होते हैं, अगर उनको बार बार एंटीबायोटिक नजर आती है तो उसके खिलाफ वो ताकत पैदा कर लेती हैं, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो एक दफा जरासीम ताकत पैदा कर ली है तो फिर वो एंटीबायोटिक आगे काम नहीं करती। एंड अनफॉर्चुनेटली अब ये जमाना भी आ गया कि हमारे पास लोग आते हैं जिनके अंदर ये ऐसे जरासीम होते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं होती, यानी कि उनका ये जो इन्फेक्शन है, जो कि शायद पेशाब का इन्फेक्शन हो, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो, वो लाइलाज हो चुका है बिकॉज एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से। अच्छा, ये बहुत खतरनाक बात है जो आप हमें बता रहे हैं, इससे तो अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। एक फार्मासिस्ट का कितना रोल होता है? आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मैं किसी फार्मेसी पे जाऊं और मैं उनसे वो दवा मांगूं और वो दवा मुझे बासानी मिल जाए। बैरूनी ममालिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्रेजेंट चाहिए इन एनी केस। इवन अगर नज़र भी आ रहा है कि आपको ये बीमारी है तो वो आपको नहीं देंगे वो दवा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट का इटसेल्फ कितना रोल है ये भी बताइए, और फिर इसमें रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं कि ये ना हो ताकि लोग कम से कम इस्तेमाल कर पाएँ ऐसी दवाओं को अपने तौर पर। बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्लियर रेगुलेशंस हैं कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा सकती, मगर ऑब्वियसली रेगुलेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अलबत्ता ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटीबायोटिक के अंदर, ना सिर्फ एंटीबायोटिक ना प्रोवाइड करना अगर उनके पास प्रिस्क्रिप्शन ना हो, मगर ऑल्सो देखिए गलतियां डॉक्टर से भी होती हैं, तो ये जरूर देखना कि एंटीबायोटिक की डोज जो लिखी है वो सही है कि नहीं है, एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन जो लिखी है वो सही है कि नहीं है। तो फार्मासिस्ट का रोल जो है वो सिर्फ दवाई देना नहीं होता, वो ये भी होता है देखने के लिए, डबल चेक करने के लिए कि जो दवाइयाँ दे रहे हैं उसकी डोज मिकदार वगैरह ठीक है कि नहीं। ठीक हो गया। दूसरी टाइम डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से मैंने बहुत प्रैक्टिस अपने घरों में भी देखी है अनफॉर्चुनेटली, कि यहाँ पे बच्चों को अगर कोई दवाई दी जाती है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ एंटीबायोटिक बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद फिर वो बार बार रिपीट होती रहती है। 7 दिन का कोर्स करवा लिया, अगली बार मसला हुआ वही एंटीबायोटिक दे दी। बच्चों के हवाले से क्या एहतियात ज़रूरी है? तो देखिए बच्चों के अंदर एंटीबायोटिक भी वही मसले हैं जो बड़ों के अंदर है, मगर बच्चों के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ तहकीक बताती है कि चूंकि आपके अच्छे जरासीम में से ख़त्म होते हैं और ये अच्छे जरासीम जो है बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में हेल्प करते हैं, तो एंटीबायोटिक से बच्चों के अंदर खासकर मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दमे वगैरह के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली उसके मुज़र तो अपनी जगह हैं। याद रखें हर दवाई की तरह इनके अपने भी साइड इफेक्ट हैं जो गुर्दे जिगर पे असर कर सकते हैं, इवन दिमाग। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एंड देन डॉक्टर साहब, कोई मैसेज इस अवेयरनेस वीक के हवाले से, कोई स्पेसिफिक बात जो आप बताना चाहें जो हम इन तमाम तक कन्वर्सेशन में मिस कर रहे हों, कि किस तरह से एहतियात मजीद की जाए एंटीबायोटिक को लेकर? बिल्कुल, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखें एंटीबायोटिक जो है ये बहुत ही हमारी एक तो प्रेशियस दवाइयाँ हैं, मगर ये खतरनाक भी होती हैं। सो प्लीज खुद से एंटीबायोटिक ना लें, और अगर कोई एंटीबायोटिक की डोज दी गई है तो खुद से उसको कम ना करें, बिकॉज कम एंटीबायोटिक लेना भी खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जरासीम इसके खिलाफ बहुत जल्दी ताकत पैदा कर लेती है। एंड देन फाइनली ये कि एंटीबायोटिक का जो ड्यूरेशन है वो जो दिया है वो ही इस्तेमाल करें, मगर अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत जल्दी बेहतर हो गई तो डॉक्टर से रुजू करें कि इसको हम जल्दी खत्म बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, क्या ये यूजुअल पेन किलर्स है हम तब्दील करते रहते हैं, इनका भी तकरीबन ऐसा ही असर है, या ये एंटीबायोटिक ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हैं? पेन किलर एंटीबायोटिक बिल्कुल एंटीबायोटिक बिल्कुल यूनिक इस बात होती है कि एंटीबायोटिक आपको इतना इफेक्ट नहीं करती, आपके जो जरासीम को कर रही होती है। जो पेन किलर्स, नज़ले की जो एंटी एलर्जी होती हैं, इनमें इतना मसला नहीं होता। अगर आप डोज स्किप भी करें तो ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है और इस हवाले से हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन आप अवॉइड करें, बच्चे हों बड़े हों, इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके ऑर्गन्स के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा नहीं है, तो जितना मुमकिन हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें, और अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वही जरूर। ये अक्सर सुनते हैं ना, फलां के अचानक गुर्दे फेल हो गए, फेफड़ों ने काम छोड़ दिया, ये आम टर्म होती है, फेफड़ों ने काम छोड़ दिया, गुर्दे फेल हो गए। ये कहीं ना कहीं आपने ऐसा कोई ब्लंडर किया होता है जिंदगी में, अल्लाह सब कुछ सेहत दे। एहतियात बहुत जरूरी है और इस में बहुत ही अहम है, हमने इसकी तवज्जो आपकी तवज्जो दिलाई। आगे बढ़ते हुए कुछ फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र हमने शुरू में किया था। क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान और आपको मालूम है ताजिकिस्तान की टीमों में आज इस्लामाबाद में मुकाबला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये दिन 2 बजे शुरू होना है, अब से कुछ देर के बाद ही। पाकिस्तान वैसे सऊदी अरब से हार गया था 4-0 से, लेकिन आज का मुकाबला कैसा होने जा रहा है हम लाइव जरा अपडेट ले लेते हैं, और आज हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्बास रजा साहब इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, उनसे हम इसी बारे में पूछते हैं। जी अब्बास भाई।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल ने दर दर की ठोकरें खाई हैं। कभी सियासी मुदाखलत और कभी ओहदेदारों की आपस में लड़ाई की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल और पाकिस्तान के फुटबॉलर जो हैं वो मुश्किलात का सामना करते रहे हैं। इंटरनेशनल मैचेस में टीमों को शिरकत का मौका नहीं मिला, ताहम अब सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो इंटरनेशनल मैचेस में शिरकत भी कर रही हैं और इन मैदानों से पाकिस्तान को अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। इसी मैदान में पाकिस्तान ने कंबोडिया को शिकस्त दी थी। कहते हैं कि अगर कोई हिम्मत करता है तो किस्मत भी उसकी साथ देती है, तो उस दिन किस्मत ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। रैंकिंग में एक बेहतर टीम थी कंबोडिया की, लेकिन जो यहाँ की पिच है वो बारिश की वजह से भीगी हुई थी। उस पानी की वजह से जो खेल का जो पेस है वो कम हुआ और वो कंडीशन जो है पाकिस्तान टीम को सूट करती थी। पाकिस्तान ने अपसेट करते हुए दूसरे राउंड तक जो है वो रसाई हासिल की थी। दूसरे राउंड में पाकिस्तान को जॉर्डन, सऊदी अरब और ताजिकिस्तान, इन 3 टीमों का सामना है। होम और अवे की बुनियाद पर मैचेस खेले जाना है। सऊदी अरब जो है उसके खिलाफ पाकिस्तान जो है जो अवे मैच है अपना वो हार गई थी, लेकिन अब कमबैक का मौका है। पाकिस्तान जो है कीमती पॉइंट्स हासिल कर सकता है। यहाँ पर होम ग्राउंड पर आज ताजिकिस्तान के खिलाफ मैच खेला जाना है, जिसके लिए जना स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। गुज़श्ता रोज यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो मुसलसल वक्फे से परवाज करता रहा और यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात है और सिक्योरिटी चेक जो है वो बड़ा सख्त है। मैदान के अंदर जो है सफाई सुथराई का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। स्टैंड जो है वो तैयार हैं और जो ग्राउंड है वो बड़ा जबरदस्त जो है नजर आ रहा है। इसकी जो ग्रीनरी है वो काफी हमें नजर आ रहा है कि बेहतर है। और यहाँ पे जो जहां हम बात करें टीमों की स्ट्रेंथ की, तो ताजिकिस्तान ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन पाकिस्तान को एक तो होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, दूसरा ये है कि जो ताजिक प्लेयर्स हैं उनकी कुछ कमजोरियों पे कल जो है बड़ा हमने देखा कि यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान काफी काम किया गया और काफी जो कोच जो थे वो बड़े पुरउम्मीद नजर आए। तो मेरी जब उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की टीम जो है वो पाकिस्तान से फार बेटर थी, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, उनका तजर्बा ज्यादा है, लेकिन ताजिकिस्तान को हम पकड़ सकते हैं। हम ये मैच जीतकर अपना जो विनिंग ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। उसके बाद हम अवे मैचेस में भी इसी तरह की उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से उनके जो कोच हैं उन्होंने भी बुलंद अज़ाइम का इज़हार किया। उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान से जीत कर जाना चाहेंगे। खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के वो सुपर फिट हैं और जो है वो अच्छी फॉर्म में, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो आज जो है फतह समेटकर क्वालिफाइंग राउंड का जो दूसरा राउंड है उसमें विनिंग ट्रैक पे अपनी वापसी करेगी। राइट अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस। आपको हमने बराह रास्त इस ग्रीन फील्ड से मनाजिर दिखाए मागला के दामन में इस्लामाबाद और यहाँ पे ये ग्राउंड जहाँ पे आज पाकिस्तान अपना इस राउंड 2 का मैच खेलेगा। बेस्ट विशेस पाकिस्तान के लिए और इस्लामाबाद पिंडी वाले देखने जरूर जाए मैच। बिल्कुल, स्टेडियम भरा होना चाहिए, जिन्ना स्टेडियम। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं। बिल्कुल पेशावर की तारीख में पहली बार तैनात होने वाली एसटीपीओ नायाब मोइस साहिबा से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इन्होंने मुकाबले का इम्तहान इम्ताजी नंबरों से पास किया और महकमे पुलिस में एएसपी बनी। अब हयाताबाद में एसटीपीओ तैनात हुई हैं। इनके वालिद ये चाहते थे कि वो पुलिस में मुलाजमत करें, जो कि मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जानना, लेकिन वो ना कर सके और इनके ख्वाब को उनकी बेटी ने पूरा करके दिखाया। मजीद ये इस ख्वाब की तकमील कैसे मुमकिन हुई, कितना मुश्किल था और अब कैसा लग रहा है जब वो अपने वालिद के इस ख्वाब को अमली जमा रही हैं, उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एसटीपीओ हयाताबाद नायाब मोइस साहिबा लाइव मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नायाब मोइस साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। दो कि ये कांग्रेचुलेशंस तो बहुत लॉन्ग ड्यू थी, बट स्टिल हम जरूर जानना चाहेंगे आपका ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है, ये कैसा रहा। और जिस तरह इमरान ने कहा कि हमारे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी की बात है कि आपके वालिद साहब मुलाजमत करना चाहते थे, वो नहीं कर सके और आपने उन्हीं की जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए पुलिस का जो महकमा है वो ज्वाइन किया। इस हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मेरी जर्नी जो है ना वो
मेन है जिन्हें मैं इसका क्रेडिट देती हूँ, वन वाज माय फादर एंड वन इज माय हस्बैंड। मेरे फादर एक प्रोमिनेंट थे, ही वाज ब्यूरोक्रेट, तो ही जॉइंड इनकम टैक्स एज चीफ कमिश्नर एंड रिटायर्ड एज चीफ कमिश्नर। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा किया, मुझे बचपन से मेरे अंदर ये ड्रीम इनकलकेट किया कि यू शुड जॉइन पुलिस सर्विसेज, क्योंकि मैं इनकम टैक्स में आ गया, मैं पुलिस सर्विसेज नहीं ज्वाइन कर सका। 2013 में ही एक्सपायर्ड, तो उनके एक्सपायर होने के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। LLB के फर्स्ट पार्ट में मेरी शादी हुई, उस वक्त मैं एक खातून थी ऐसी जो कि हाउस होल्ड वाइफ बनी, लेकिन किसी किस्म का कोई काम नहीं करती थी, किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं किया हुआ था, ना किसी गवर्नमेंट सर्विस को। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे लॉ करवाया, मास्टर्स करवाया, CSS करवाया, तो आई एम हियर बिकॉज ऑफ 2 women। वाओ वाओ, इस फ्रेम में उनको भी होना चाहिए था, आई बिलीव, जितना कंट्रीब्यूशन जैसे आप बता रही हैं, ट्रूली ही डिजर्व्स अपलॉज। ये बड़ा दिलचस्प भी होता है और मुश्किल भी होता है, खास तौर पे एक फादर के लिए, जब वो अपने इस किस्म के इतने टफ ड्रीम को अपनी बेटी को मुंतकिल कर रहे हों टू बी अ पुलिस ऑफिसर। आई मीन बड़ा टफ जॉब है, यूजुअली लोग आमतौर पर भी घबराते हैं, और पुलिस ऑफिसर और फिर पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। तो आपके जो फादर थे उनको इस बात का एहसास था कि दिस इज गोइंग टू बी रियली टफ फॉर यू, एंड इवन देन उन्होंने आपके ऊपर ये ड्रीम अपना रखा? सर पहले रोटेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती थी खातून पे, जो खातून जिस सूबे की होती थी वो उसी में सर्व करती थी, लेकिन 49th कॉमन से रोटेशन पॉलिसी अप्लाई होती है। Okay. उसके मुताबिक अगर कोई खातून भी किसी सूबे की होगी तो शी हैज टू गो टू अदर प्रोविंस। तो उस वक्त शायद उनके ये ख्याल ना हो कि जब मेरी बेटी जो है वो ASP बनेगी तो उसे किसी दूसरे सूबे में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव जो खैबर पख्तूनख्वा के IG ने लिया है वो हम पे ट्रस्ट करके लिया है कि हम एज वुमेन भी जो है ना इसको कंट्रोल कर लेंगे। That's amazing. नायब साहब, जिस तरह से भी आपने खुद कहा और इमरान भी बात कर रहे थे कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक पुलिस ऑफिसर का आना, अच्छी पोजीशन पर आना और सर्व करना एक सेल्फ एक चैलेंजिंग बात है, और पुलिस महकमे से जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर्डल्स हैं जो एसोसिएटेड हैं। आपने उन तमाम चीज़ों को फेस कैसे किया और अपना जो मोटिवेशन है उसको कैसे बरकरार रखा? ऑब्वियसली एज अ विमेन आपको चैलेंजेस होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इत्सेल्फ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा। मैम पेशावर में आने के बाद चैलेंजेस तो डेफिनेटली फेस करने पड़ते हैं, लेकिन सीनियर्स के सपोर्ट, जैसे SSP ऑप्स हैं, CCPO हैं, उनके सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है कि जहाँ मुझसे जरा सी मिस्टेक भी होने लगे तो दे गाइड मी वेरी वेल। और फिर देयर शुड बी समवन हु हैज टू मेक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री बनाने के लिए कभी ना कभी किसी पोजीशन पे तो खातून को आना ही पड़ेगा, अदरवाइज फीमेल मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो सकेगी। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इम्पोर्टेंट था कि कोई पहला स्टेप जरूर लेता, तो इसलिए KP की गवर्नमेंट ने ये पहला जो है ना, KP की पुलिस ने और KP गवर्नमेंट ने एक जॉइंट वेंचर लिया है कि देखते हैं कि खातून जो है वो इस तरह के ज़ुल्म में सर्व कर सकती है कि नहीं। आई मस्ट अप्रिशिएट देम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका, और आई बिलीव कि वो इतना करेक्ट साबित हो कि वो मजीद इनकरेज हो, मजीद खवातीन आए। आपके आने के बाद तब्दीली क्या सोची आपने? जब आप जैसे होनहार लोग पढ़ रहे होते हैं, अपनी विल के ऊपर आते हैं, तो उनके बड़े ख्वाब होते हैं, वो सिस्टम को तब्दील करने की बात करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग फिर इस सिस्टम का शिकार होते भी देखे हैं, जो कि सारी बातें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आपका ड्रीम क्या है? आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती है पुलिस डिपार्टमेंट में अपने थ्रू? मुझे लगता है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे पाकिस्तान में पुलिसिंग में, ऑपरेशन पुलिसिंग पे ज्यादा फोकस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि I'll be the one who is making change with regard to community policing। कि कम्युनिटी पुलिसिंग इतनी बेहतर कर दी जाए कि ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिसिंग जो है ना उसके सामने डिम हो जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग इज द प्रॉपर वे टू डू पुलिसिंग, कि आप एक जॉइंट वेंचर करते हैं कम्युनिटी के साथ, आप कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स करते हैं, आप कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इश्यूज आप आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए जो है ना वो हम अपनी फोर्स डिप्लॉय करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चेंज है जरूर मैं लाना चाह रही हूँ हैदराबाद। ओके, एंड एक आप जैसी ऑफिसर से हम सवाल लाजमी करते हैं, क्योंकि आपसे पहले भी कुछ ऐसी कामयाब खवातीन से हमें इंटरव्यू करने का एजाज़ हासिल हुआ, आप भी उनमें से एक हैं। फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, आई मीन दोनों बड़ा मुश्किल काम है एट द सेम टाइम मैनेज करना, एंड आप मैनेज कर रही हैं, तो इसमें कैसे होता है मैनेज? इसका क्या ट्रिक है, लोगों को बताइए। गुर क्या है इसका? सर वो गुर ये है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो मर्द का हाथ ना होता तो मैं कामयाब नहीं हो सकती थी। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। बेबी को कभी वो देखते हैं, कभी मैं देखती हूँ। तो अगर फैमिली लाइफ से सपोर्ट ना हो, तो मतलब फैमिली अगर सपोर्ट ना करे तो आप नहीं कर सकते, आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते इस तरह की पोजीशन।
माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है कि अब जब ख़वातीन इतनी बड़ी पोजीशन पे आती हैं तो उनकी जो फैमिली सपोर्ट है, उनका सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो अपने काम को भी जारी रखती हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में जारी रखती हैं। बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपको नायब साहिबा देख रही होंगी और पेशावर से जिनका ताल्लुक होगा, मुख्तलिफ ऐसे इलाकों से जहाँ उनके लिए आना भी उतना ही चैलेंजिंग होगा जितना आपके लिए चैलेंजिंग था। क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको भी, उनके घर वालों को भी? जैसे आपका एक सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है, सपोर्ट सिस्टम, इसी तरह उनको कितनी जरूरत है इन तमाम चीजों की? मैडम, मेरा मैसेज ये है फर्स्ट ऑफ ऑल तो खवातीन के लिए कि मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि खवातीन विक्टिम्स को खवातीन पुलिस ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बेतहाशा जरूरत है। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रोविंस में, पेशावर जैसे जिले में बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनकी बात सुनने के लिए भी कोई खातून मौजूद हो। तो अगर हमने कम्युनिटी को पॉजिटिव लेवल पे लेके जाना है तो हमें इनकलकेट करना होगा, हमें मेन स्ट्रीम करना होगा। और उसके लिए मैं लड़कियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने करियर ऑप्शंस पे जरा गौर करें और अपने एजुकेशन, जब आप एजुकेशनल जर्नी तय कर रहे हो तो ये जरूर देखें कि आगे आप हार्ड पावर से एसोसिएट हो सकती हैं, इससे आपको ऑनर भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। और बाकी घर वालों के लिए सर मेरा मैसेज ये है कि अगर वो थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो बेटों से ज्यादा बेटियां काम करेंगी। Indeed, and you are the example, नायाब मोइस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपका जितना भी सपोर्ट सिस्टम रहा है, जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, हमारी उन सब के लिए बेस्ट विशेस हैं। उन्होंने कमाल काम किया। They've given us such a able officer जो कि हमारे सामने बैठी हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सब पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो पुश करें। आई ऑलवेज से ट्रस्ट योर डॉटर्स, इन्वेस्ट ऑन देम, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये दिस इज वन ऑफ देम। जबरदस्त। चलें जी, हमने आपकी मुलाकात नायाब मोइस साहिबा से कराई। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनाब, आज आपको पता है वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल मनाया जा रहा है, हमें पता है। और पाकिस्तान में जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता होगा, डेफिनेटली नहीं पता तो हम बता देते हैं। वर्ल्ड और पाकिस्तान में सिंस 1964 पाकिस्तान टेलीविजन से इसका बाकायदा तौर पर जब आगाज़ हुआ तो उसके बाद से लोगों ने जानना शुरू किया। इब्तदाई तौर पर हर जगह पे हर किसी को मुयस्सर नहीं था, लेकिन अब तो एक से ज़्यादा टेलीविज़न भी एक घर के अंदर मुयस्सर हैं। और टेलीविज़न ने यकीनी तौर पे एक इनकलाब बर्पा किया। पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर एक ही चैनल के ज़रिए एंटरटेनमेंट भी दी जाती थी, एक ही चैनल के ज़रिए न्यूज़ भी दी जाती थी, और वो हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न है, वी ऑल नो दैट। लेकिन वक्त के साथ साथ ये रेवोल्यूशन आया अर्ली 20s के अंदर या लेट 90s के अंदर हम कह सकते हैं, जब पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स ने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और उसके साथ साथ कुछ ड्रामा इंडस्ट्री। और अब तो में 50-60 के लगभग बहुत सारे चैनल्स हैं। एग्जैक्टली। और बहुत सारे तो पहली दफ़ा देखते हैं और आपको रियलाइज भी नहीं होता कि ये चैनल भी एग्जिस्ट करते हैं। बट स्टिल रेवोल्यूशन था जिसको अब हम देखते हैं। और टेलीविजन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीविजन से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं और दे आर वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने टेलीविजन के अंदर टेलीविजन से वाबस्ता है। एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली सेम बात है। और तार साहब के हवाले से हमारा जो अगला सेगमेंट भी है निकले तेरी तलाश में, तार साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब उन्होंने पहला टेलीविजन कहाँ पे देखा और जब उन्होंने देखा तो उनके क्या तासुरात थे इस हवाले से। देखते हैं आज के सेगमेंट में क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और आज बहुत ही एक अहम दिलचस्प सवाल जो है वो तार साहब से करना है। सवाल का पस मंज़र आपको बताता जाऊँ कि जो 20वीं सदी है ये इंसानी ज़िंदगी की तारीख की एक अहम तरीन सदी रही है। अहम तरीन इस हवाले से कि इस सदी की हर दिहाई में हैरतों के कमाल सामान थे, हैरतों की कमाल दास्तानें, कहानियाँ थी, इजादात थी और सरप्राइजेस से भरपूर थी हर दिहाई। और ऐसी सी इजादात हो रही थी कि इंसानी अकल हैरान थी और इवन उस पर बिलीव करने को तैयार नहीं थी। जब टेलीविज़न आया या रेडियो आया, इस तरह की बहुत सारी इजादात आई। तार साहब से सवाल यह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेलीविज़न देखा, कब देखा, क्या हैरत थी, और स्पेशली लाहौर में जब टेलीविज़न आया तो यकीनन वो आगाह थे, पूरे लाहौर से उस वक्त जानते थे, तो उनका अपनी हैरत तो जो थी सो ही, और आसपास के जो लोग थे वो इस टेलीविज़न को किस तरह देख रहे थे और क्या राय दे रहे थे, ये जानना चाहता हूँ तार साहब। अच्छा, मैं चूँकि 1956 में चला गया था इंग्लिस्तान, चुनांचे वहाँ पे टीवी मौजूद था, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, दैट वाज नॉर्मल। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो यहाँ पे कब 64 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ और 67 में मैंने ज्वाइन किया।
तो यहाँ उसकी हैरत जो थी कदर मुख्तलिफ थी। यानी लोगों के पास टेलीविज़न नहीं थे, गवर्नमेंट की तरफ से 500 मेरा ख्याल NSC या क्या था नाम उनका, जापानीज़ टेलीविज़न थे, वो स्पेशली इंपोर्ट किए गए थे और उनके जो लाइसेंस थे या परमिट थे वो रेडियो स्टेशन के सामने टीवी का कोई आर्जी दफ्तर था, वहाँ पे कमर आफ्ताब अहमद मेरे दोस्त थे, बाद में बड़े एस प्रोड्यूसर हुए, वो परमिट देते थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने वो मुझे परमिट दिया और उसके बाद मैं शालमी गया, वहाँ पे वो जो थे जिनके पास एजेंसी थी 500 आए थे पूरे लाहौर में। और माइंड यू कि सिर्फ लाहौर में टेलीविज़न था और शाम 6:30 बजे शुरू होगी, शायद 9 बजे ख़त्म हो जाता, 2-2.5 घंटे का। तो वो मुझे याद आया कि जब मैं और मेरा भाई हम शालमी गए और टीवी देखा तो मतलब है कि हाल दो मैं देख चुका था, लेकिन अपने वतन में जो चीज़ होती है उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल अलग होती। तो वो हम डाल के आए एक ऊपर रेड़े के ऊपर, पीछे मोटरसाइकिल पे हम जा रहे, तो रेड़े वाला पूछने लगा कि साहब जी ये क्या है। तो हमने उसे बताया, हमने कहा कि ये डब्बा है, इसके ऊपर तस्वीरें आती और जिस तरह फिल्म नहीं होती इस तरह फिल्म चलती। ही रिफ्यूज टू बिलीव इट। 2-4 और लोगों को मालूम हुआ, उन्होंने कहा जी हमें दिखाएं सही। उसको देखा, देखा ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके ऊपर फिल्म किस तरह चल सकती। बाहर तो और वो टीवी घर आ गया। अब उन दिनों ये मेरा हमारा पहला टेलीविज़न था, उन दोनों उससे इंटरेस्ट का ये आलम था कि लोग इश्तिहार भी गौर से देखते थे और उसकी इनिशियल जो पॉपुलैरिटी थी टेलीविज़न की वो उसके रेयर होने में भी थी। मोहल्ले में एक टेलीविज़न होता जब आम हुए, क्योंकि 500 टेलीविज़न कितने होते हैं पूरे लाहौर के लिए, तो एक टेलीविज़न होता था और लोग उनके घरों में जाकर देखते थे। इट वाज ए फिनोमेना। और मतलब मुझे अब तक याद है हमारी एक चची आई रिश्ते की गांव से, तो वो उसको यूं यूं करके ना नज़र नहीं आता था, तो मेरी बेगम ने कहा कि चाची तेरी नज़र कमज़ोर है। उसने कहा मुझे नहीं पता। उसको ऐनक लगवा दी तो बड़ी खुश हुई। तो जब वो टीवी के सामने बैठी तो उसने तो शोर मचा दिया। उसने कहा कि इसके अंदर तो बंदे बंद हैं और वो चल फिर रहे हैं। तो ये हैरत थी और वो सभी सोसाइटीज़ में होता है। अब भी जो नई चीज़ आती है वो आपको हैरत में मुब्तला करती है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक वो आया छोटा सा एक पैकेज आया, इसमें सेल में डलता है, क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है वो डलवा लीजिए किसी पौधे के ऊपर, उसको मरकूज़ कीजिए, वो पौधे की पूरी हिस्ट्री बताएगा, असली नाम बताएगा और फिर ये बताएगा कि इसको बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है। चुनाचे अगेन लैंग्वेजेस का आप ऐप डाल दें। तो पहली मरतबा यूरोप में ऐसा हुआ कि मैंने वो ऐप डाला, पहले मुसीबत थी कि अब मेन्यू समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है फ्रेंच में या इटालियन में। वो यूं करके डाला उसका अंग्रेज़ी में। तो जो भी नई चीज़ होती उसमें हैरत डेफिनेटली होती। एंड आई एम श्योर कि हमारे लिए बहुत सारी और हैरतें मुंतज़िर हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट टेलीविज़न की होती थी ना, यानी एक डब्बा है और उसमें सारा कुछ चल रहा है, फिर रहा है, और फिर ख़ास तौर पे पहली मरतबा अपनी शक्ल देखना टेलीविज़न के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा तजर्बा हो। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि नोन हिस्ट्री जो ह्यूमन नोन हिस्ट्री है, इसमें 20वीं सदी वाकई कमाल थी। आप लिटरेचर उठा लें, आप आर्ट उठा लें, आप मौसीकी उठा लें, आप किसी भी जहत में चले जाएं, और फिर आप इजादात और साइंस की तरफ जब आप आते हैं और वो जो इनकलाबात है, और 20वीं सदी 2 बड़ी जंगें और अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम, और 20वीं सदी का जो साइंस का सफ़र है वो हनूज़ जारी है। और वो जो हैरतों के सामान हैं, वो जो हैरतों की दास्तानें हैं, वो जो हैरतों की कहानियाँ हैं, वो जो सरप्राइजेज़ हैं, वो साइंस हमें अभी दिए चले जा रही है। और देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या क्या कारनामे करती है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज हमने आपके लिए खाने का इत्तेमाम किया है। भाई बहुत दिन हो गए थे आपको डाइटिंग कराते हुए, तो हमने कहा कि इट्स इनफ ऑफ, कभी कभी चीटिंग डे भी, चीट डे भी होना चाहिए। सो आज हमारे पास चीट डे होना चाहिए। हमारे साथ अहमद मौजूद है इन द किचन लाइव राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, आपकी साइंस कहाँ फंसी हुई है भाई? वालेकुम अस्सलाम। आज हम जो साइंस है वो निकाल रहे हैं डम्पलिंग्स पे। ओह वाओ। डम्पलिंग्स एक जापानीज डिश है जो कि राइस पेपर से बनती है।
लेकिन हमारी क्योंकि इतनी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, हम इसको जो बनाने जा रहे हैं वो मैदे से बना रहे हैं और इसके अंदर फिलिंग चिकन की होगी। तो आप देखें पूरी हमारी डिश इजी टू कुक, आसानी से, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी क्विक भी है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग, वेरी इजी, वेरी क्विक और बहुत सिंपल। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, एग्जैक्टली लाइक अ विल लुक लाइक अ वाओ। थैंक यू वेरी मच अहमद, आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, थोड़ी देर में हम आपके पास दोबारा आते हैं, फिर रेसिपी भी पूछेंगे और फिर हम खाएंगे भी एंड में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, हमारा सेगमेंट तड़के तड़के आपको दिखाते हैं। आपको पता है पंजाब हुकूमत ने स्मोक को लेके मास्क के इस्तेमाल के हवाले से तलकीन की है, बल्कि कंपल्जन उसको किया है, कंपल्सरी किया है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आवाम के कुछ मिले जुले तासुरात होते हैं इस तरह की पाबंदियों को लेके। तो तड़के तड़के में सिकंदर बट भी गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आवाम से बात की है, देखते हैं क्या बात हुई है। मैं हूं सिकंदर बट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो तड़के तड़के। आजकल पाकिस्तान के शहरों, खसूसन पंजाब के शहरों में स्मोक का जोर है। गवर्नमेंट ने शहरियों को स्मोक से बचाने के लिए इकदाम किए हैं। आइए जानते हैं अवाम इकदाम को किस निगाह से देखते हैं। गवर्नमेंट तो अपील करती है, पब्लिक ओबे भी नहीं करती कि लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, कोई नहीं पहनते, बच्चे जो हैं वो नहीं पहनते। हालांकि मतलब अलाउड तो गवर्नमेंट ने किया है, करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी गवर्नमेंट कौन सी अच्छी है। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਮੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ है। आपके कहने का जो मतलब है वो ये है कि पढ़े लिखे लोगों पे स्मोक। हाँ जी, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ क्या ਗੱਲ है कि स्मोक आ गई है, ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं होता। इस भाई ने स्मोक से बचने का फार्मूला दे दिया, अगले साल से कोई बंदा पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसे ही है? ऐसी है। आप अब सवारी बैठाते हैं, आप खुद भी, मास्क का आप इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? मास्क क्यों नहीं सर, मास्क का ये वो है कि मास्क से जब कोरोना आया था तब तो मास्क यूज़ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी उसकी आदत नहीं है हमें। मास्क की आदत नहीं है, बीमार होने की आदत है आपको। स्मोक आ गई है यार, हुकूमत ने डरा दिया है, अदालतों ने भी ऑर्डर कर दिए कि अपने एहतियात करो, छुट्टियाँ करो, घर बैठो, घर से काम करो। क्या कहते हो आप, ये इससे फ़ायदा होगा हमारी सोसाइटी को? देखें, जैसा हुकूमत कह रही है, हुकूमत भी बेहतरी सोच रही होगी, इसलिए कह रही है, इसलिए पाबंदी लगा रही है। तो आवाम को भी चाहिए कि इसके साथ तावन किया जाए, और ये जो मार्केट के लोग हैं इनको भी चाहिए कि हुकूमत ने कहा है मास्क पहनो, आप तावन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हम लोग अभी आए सर नाश्ता करने के लिए मास्क नहीं पहनना पड़ता। दुकानदार अकेले बंदे को तो ना देखें, जो उसके बाद लेबर काम कर रही है, वो दिहाड़ी पे है, मंथली पे है, उनकी भी फैमिलियाँ चलानी हैं। अब एक बंदा है जो एक बड़ा दुकानदार है, उसके बाद 2-3-4 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी रोटियां कहाँ से पूरी करनी है? उन्होंने भी तो घर लेके जाना है ना। आप दुकान बंद कर देंगे, हैं तो वो भी मजदूर, उनको फिर पैसे दे दें, हफ्ता इतवार जो आप छुट्टी करवा रहे हैं उसको पैसे दे दें। मैं एक मशवरा देना कि मेरी कोई गल मन्ने ते ये हुकूमत बाहर पाबंदी लाए ना, जी साड़ देन ना मुंजी की बाकियात, चावल की बाकियात साड़ देन ना, उसकी वजह से स्मोक बन जाती है। आप क्या समझते हैं कि इन इकदाम, ये काफ़ी इकदाम हैं, बतौर अवाम आप सेटिस्फाइड हैं कि आपकी सरकार? बिल्कुल जनाब, हम तो इस पे एग्री हैं कि ये होना चाहिए। स्मोक अगर है तो हमारे लिए भी नुकसान ही है, हमें एहतियात करनी चाहिए, उसमें मास्क लगाना चाहिए, जो उसका एहतियात है वो करनी चाहिए। गवर्नमेंट इसमें कोशिश तो कर रही है कि लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों को मालूमात हो, लेकिन बस ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि जैसे कहा जा रहा है कि जी हमारे पड़ोस से जो है वो फसल वगैरह जलाते हैं तो वहाँ से वो स्मोक होती है, आ जाती है। अब यही है कि लोग जो है आप खुद एहतियात करें, कोई मास्क वगैरह लगाएं। मास्क मैंने भी नहीं लगाए हुए। जब हमारे हेड पे जब हवा पड़ती है तो हमें बुखार हो जाता है, इसकी वजह से हम हेड पे टोपी पहन सकते हैं या मास्क लगा सकते हैं, ये फॉग से बचने का है। देखें, हमारी नन्ही सी डॉक्टर कहती हैं कि हमारे हेड में क्या हो जाता है, वो हवा पड़ जाती है और इसकी वजह से हमें बुखार हो जाता है। हाँ जी, एलर्जिक एयर आ जाती है जिसकी वजह से हमें बुखार आ जाता है। कि स्मोक कैसे पैदा होती है? स्मोक कैसे, व्हाटएवर, ये ट्रक्स के धुआं, ये बाइक से जो धुआं आता है सिलेंडर का, वो ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप अपने आप को स्मोक से बचाने के लिए क्या करोगी? हेड पे टोपी हुई या मास्क पहनोगी।
वेयर इज योर मास्क नाउ? इस टाइम कहाँ है? इस वक्त मेरा फटा हुआ तो मैं दुकान से ही लेने जा रही हूँ। स्मोक जो है वो उसका हल ये तो नहीं है सर। आपके ख्याल में क्या हाल है? लोग ये जो ट्रैफिक है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें, जो स्मोक का ज़्यादा सबब बनते हैं। इसमें ये अगर इन्होंने कहा है कि मसनूई बारिश कर रहे हैं हम लाहौर में, तो इसमें स्मोक ख़त्म हो जाएगी। मैंने कल देखा कि इधर गाड़ी की वो आई है, वो मसनूई बारिश इधर से लेके उसने 1 2 4 कदम उन्होंने सिर्फ मसनूई बारिश की वीडियो बनाई है, वो आगे चले गए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, रेस्ट होनी चाहिए। स्मोक का बहुत नुकसानदेह है और स्मोक जो हुकूमत ने किया वो बिल्कुल सही किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपने घर 2 दिन स्टे करें। सही बात है। पॉलिसी आपको ठीक लग रही है? यार मुझे तो नहीं सही लग रही, क्योंकि 2 दिन का कहा है, बाकी जो हफ्ते के दिन है उस दिन स्मोक वगैरह नहीं होती। आप लोग मास्क क्यों नहीं होल्ड करते यार? मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क बस कोविड था तो था। आप तो अच्छा, ये कौम सिर्फ कोविड से ही डरी है और नहीं किसी से डरी? हाँ जी, बस उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ही खत्म हो गई है। भाई का मानना है कि जो बीमारियों में जो मकाम कोविड को हासिल है वो स्मोक को नहीं है, ये नहीं घबराते। हाँ, इससे तो हम नहीं घबराते, बाकी बात है। सफ़ेद मक्खी बहुत आई हुई है, इससे आंखें ख़राब हो रही थी, उससे भी लोग चश्मा वगैरह कोई नहीं लगा रहा। ये देखिए, जिन्होंने काम करना होता है ना, वो तो पर फोर्स उन्हें बाहर जाना होता है उन्होंने। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट ने एफर्ट किए हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ पड़ गया। लोगों को अवेयरनेस जिस हद तक उन्होंने देने की कोशिश की है वो अच्छा रहा है आपके। और लोग भी थोड़े इस बात को समझ रहे हैं कि हमें भी मोहतात हो के मास्क पहन के या और भी जो एहतियातें हैं सारी ये करनी चाहिए उनको। ये बताएं, ये स्मोक क्यों पैदा होती है आपके ख्याल में? कैसे पैदा होती है? सर ये गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उसकी वजह से होती है। ठीक है। ये बाहर जो किसानों ने खेतों में आग लगाई है उस वजह से ज़्यादा। 2 हो गए, ठीक है। और ये 2 वजूहत हैं? 2 वजूहत हैं। इससे बचे आप कैसे? इससे बचे ऐसे कि उनको हिदायत की जाए कि अपना जो है जो इसको जला रहे हैं, क्या कहते हैं, भूसा वगैरह जो है उसको जलाने की बजाय इकट्ठा करके कहीं पे रखें, या गवर्नमेंट उनको पैसे दे के उनको उससे ख़रीद के ये जो फैक्ट्रियाँ गत्ते की उनको दे दे। ठीक है। और ये जो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको मेरे ख्याल में तो बंद करना चाहिए। ठीक है। लोग गवर्नमेंट की बात मानते हैं आपके ख्याल में? मानते हैं, क्यों नहीं मानते सर? गवर्नमेंट की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? लोग कहाँ, अब गवर्नमेंट ने अपील किया मास्क पहने, माशाल्लाह मैंने तो है, चलो स्क्रीन पे सर पहनेंगे। अब जब डंडा लगेगा सबको तो पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे? ये हमारी आवाम जो है ये डंडे की दोस्त है ना सर। अगर गवर्नमेंट की वो नहीं सुन रहे इस वक्त, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ गैर संजीदा नहीं है, वो अपनी सेहत के साथ संजीदा नहीं है, वो खुद को बीमार करना चाह रहे हैं। ऐसे ही तड़के तड़के सिर्फ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। क्रिकेट की बात करते हैं, जहां कैंगरूज के घर में शिकार के लिए पाकिस्तानी तुर्किश में नए तीर सजा दिए गए हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं, बातें बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज बहुत बड़ी है। पाकिस्तान सिंस आई थिंक 1995 अगर मैं कहूँ मिला, करेक्ट भी करवा लेंगे हम डॉक्टर ऑफ क्रिकेट से, पाकिस्तान कोई मैच जीता ही नहीं है, कोई टेस्ट मैच जीता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बराबर भी नहीं कर पाए। हम हारे हैं मुसलसल। 2 मैचेस आई रिमेंबर, हम बड़े करीब लेके गए थे लेकिन जीत नहीं सके। बहरहाल जनाब, फिल वक्त जो स्नैरियो है वो ये है कि 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो कुछ नौजवान परफॉर्मर्स हैं उनकी किस्मत खुली है। साइम अयूब इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट स्क्वाड। खुरम शहजाद, जिनका कल बड़ा तस्करा हो रहा था, मंडी भाउद्दीन से इनका ताल्लुक है, बड़ी अच्छी इनकी औसत रही है, बड़ी ज्यादा विकेटें ली हैं इन्होंने, वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मीर हमजा हैं, ये पहले डेब्यू कर चुके हैं 2018 में। वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ हैं। सो जनाब फ़हीम अशरफ साहब जो कंधे की वो वापस आ चुके हैं, और नसीम शाह जो हैं वो कंधे की सर्जरी के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो उनकी फिटनेस अभी बिल्कुल फिटनेस की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने टूर के लिए दस्तयाबी जाहिर नहीं की। मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हुरैरा अपनी जगह बरकरार ना रख सके। कप्तानी का बोझ उतरने के बाद कैप्टन जो बाबर आजम है, साबिक कप्तान, अब वो बतौर बैटर खेलेंगे, जबकि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं कि टीम जो है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मुंतखब की गई है, वहाँ की पिचेस को जहन में रखा गया है, तेज बॉलर ज़्यादा रखे गए हैं, और साइम अयूब की जो शमूलियत है, वहाब रियाज साहब कहते हैं कि इससे बैटिंग मजीद स्ट्रॉन्ग होगी। और पाकिस्तान ने जी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ श्रीलंका में जीत से किया है। उम्मीद है कि फतह का जो सिलसिला है वो बरकरार रखेंगे। दूसरी जानिब जो ट्रेनिंग कैंप है वो 23 नवंबर को रावलपिंडी में शुरू होगा, और चीफ सेलेक्टर बनने के बाद वहाब रियाज ने पहली मरतबा कौमी क्रिकेटर्स का इंतखाब किया है। और हैरान कुन तौर पर जो पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टूर के लिए गुज़श्ता रोज़ स्क्वाड का ऐलान
किया, ताहम इसमें हारिस रऊफ शामिल नहीं हुए और उसमें बहुत ज़्यादा जो कह लें एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। खुद वहाब रियाज साहब ने भी कुछ तनकीद की। उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको टीम के लिए सोचना चाहिए, एट द एंड आपको वो बैक नहीं दिखानी चाहिए और आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें आपने भी अदम दस्तयाबी का इजहार किया, तो इस पे उन्होंने कुछ मायूसी का इजहार किया है। हमारे प्लेयर्स हमेशा जनाब टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं और यही वजह है कि फिटनेस के मसाइल इस वक्त पाकिस्तानी स्क्वाड को फेस करना पड़े, दुनिया में शायद इतने नहीं है। और मैं वैसे एक बात पे किस्मत की देवी बड़ी मेहरबान हो जाती है ना, इससे पहले कि हम मिर्जा साहब की तरफ जाएं, वहाब रियाज कुछ ही अर्सा पहले खुद सिलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं और अब वो चीफ सिलेक्टर हैं। आई मीन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है भाई। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब ऑल द वे लाइव मौजूद हैं, उनसे हम जरा इस टीम की जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन की सर्जरी करवाना हम पसंद करेंगे। आज डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इमरान। अरमला आपको और इमरान आप दोनों को सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आपके सामने है ये पूरा स्क्वाड, वर्ल्ड कप हारने के बाद बहुत बड़ी सीरीज वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं और आई थिंक 1995 के बाद से हम कोई मैच जीते नहीं है वहां पे, टेस्ट मैच की मैं बात करूं, करेक्ट कीजिएगा मुझे। कैसा स्क्वाड है, आप कैसे देख रहे हैं? इमरान देखें, पाकिस्तानी टीम ने जब से ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू किया है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीता है और आखिरी मर्तबा 1995 में 28 साल पहले पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच जीता था, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तानी टीम कोई टेस्ट मैच नहीं जीती। आप वहाब रियाज की बात कर रहे थे, आप सही कह रहे थे, अगस्त में वो रिटायर हुए और ऐसी किस्मत की देवी मेहरबान होती है। मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखा कि एक सिटिंग स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है वो चीफ सेलेक्टर बन गया और फिर उनसे कोई ये सवाल करता साहफी कि सिलेक्शन कमेटी का है, आप अकेले ही टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने मोहम्मद हफीज से मशावरत की। मोहम्मद हफीज को कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिकेट की उनको समझ बेहतरीन है लेकिन कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जो वहाब रियाज ने जिस तरीके से हारिस रऊफ की कंट्रोवर्सी सामने लेकर आए, उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैनिक बटन दबा दिया है और हर चीज जो है वो मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है। हारिस रऊफ हमारा प्लेयर है, ठीक है, अगर उससे आपकी कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन हुई है, आपकी हफीज की मीटिंग हुई है, आप बुलाकर उसको बात करते, आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। और दिलचस्प बात ये आप कह रहे हैं कि जी हमारे जो फिजियो हैं उन्होंने कहा वो फिट हो जाएंगे। क्या फिजियो के पास अलादीन का चिराग है कि वो फिट रहेंगे? आप मुझे बताएं, इस तरह की मतलब इमैच्योर की जो सिलेक्शन है, जो चीफ सेलेक्टर बना दिया है। वहाब रियाज नो डाउट बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन एकदम से उनको चीफ सेलेक्टर बनाना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो पेशावर ज़ल्मी से भी खेलेंगे, अगर वो वहां से खेले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां से नहीं आएगा। पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स को भी वो पाकिस्तान टीम, मोहम्मद हुरैरा जो गुज़िश्ता दौरे में पाकिस्तानी टीम के जुलाई में पाकिस्तान के साथ ये ज़ल्मी वाला वहाब का आपने कहा, आवाज आपकी हमने आवाज कट गई थी, वहाब का कह रहे थे आप मिर्जा साहब, ज़ल्मी का? जी जी। वैसे मैंने कल एक खबर सोशल मीडिया पे पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर इट्स कंफर्म नहीं है या है, कि उन्होंने कहा कि मैं ज़ल्मी से नहीं खेलूंगा बीइंग चीफ सिलेक्टर, और उन्होंने कल कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो एक नई रिवायत को पहले ही जन्म दे दिया गया, एक और नई रिवायत को जन्म दे दिया था। अच्छा, तो मेरी आ रही है इमरान? जी जी आ रही है मिर्जा साहब, वो बीच में ब्रेक हो रही थी इसलिए हम आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब जो आपने हारिस रऊफ वाली बात की, अब अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ वाला मामला, और जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी हम इस चीज़ का बहुत नुकसान उठा चुके हैं कि जब भी कोई प्लेयर्स की प्राइवेट कन्वर्सेशंस होती है, कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो चीफ सेलेक्टर से होती है, चेयरमैन बोर्ड पीसीबी से होती है, वो सब पब्लिकली बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जाता है। आपको लगता है कि ये ट्रेंड, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है? कि ऑब्वियसली एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल होता है मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड के साथ, और हर बात को मंजर आम पर लाना, चाहे वो किसी सोर्स के जरिए लाया जाए या कोई चीफ सेलेक्टर खुद आके मीडिया पे बोल दे, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है और इससे प्लेयर्स का इटसेल्फ एक कॉन्फिडेंस बहुत शैटर होता है। बिल्कुल आपने सही कहा अरमला, मसला ये है कि अनप्रोफेशनल अंदाज से जब क्रिकेट चलाई जाएगी, अब आप देखिए कितनी चेंजेस आई हैं, चीफ सेलेक्टर नए आ गए, डायरेक्टर क्रिकेट नए आ गए, बॉलिंग कोच उमर गुल आ गए, चले उन्हें कोचिंग का एक्सपीरियंस है, अफगानिस्तान के साथ वो अटैच थे। फिर उसके अलावा जूनियर चीफ सेलेक्टर नए आ गए जिनको कोई तजुर्बा नहीं है, सोहेल तनवीर, बेशुमार चेंजेस हो रही है। तो इस तरह की तब्दीलियां जो है ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैनिक बटन दबा दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलियावी टूर के बाद मोहम्मद अब्बास कहाँ गए इमरान, जो गेंद को स्विंग और सीम करते थे, जिन्होंने इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी
वहां इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो दोहरा मयार मत रखे, एक प्लेयर के लिए भाई अचानक वापस आ गए, खिलाते कभी नहीं खिलाते, कभी बाहर कर देते, कंसिस्टेंसी की कमी है। मीर हमदा कराची में टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, उसके बाद बाहर थे, अब मीर हमदा आ गए। ज्यादातर प्लेयर जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट प्लेयर्स को आपने टेस्ट टीम में 18 रुकनी टेस्ट टीम में रखा है। साइम अयूब ने अभी रन स्कोर किए, उनकी सलाहियतों का इम्तिहान होगा, क्या उनसे इनिंग्स ओपन कराएंगे? मुझे तो नहीं लगता। इमामुल हक और 4 ओपनर्स है हमारे पास, सब स्क्वाड ओपन करेंगे, तो बहुत सारी चीज। जी हाँ, 4 ओपनर है, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर दूसरे दिलचस्प बात ये सोने पे सुहागा के जो कैंप लग रहा है 23 से, वहां उन्होंने शादाब खान को भी बुलाया है और मोहम्मद नवाज को भी बुलाया कि वो प्रैक्टिस कराएंगे। भाई जब आपका डोमेस्टिक T20 हो रहा है तो आप उनको वहां खेलने दें, आप उनको वहां बुला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा प्लानिंग क्या है, क्योंकि कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है कि जिसे कहेंगे केओस है और वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, लेकिन इस सारे क्योस के अंदर एक चीज पॉजिटिव भी तो है, अगर आपको भी लगे कि कम से कम ये जो क्रिकेट की डिसीजन मेकिंग है, मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि जैसे हमने इससे पहले तौसीफ भाई को बना दिया था चीफ सिलेक्टर, ये उन पुराने लोग जो इससे पहले की क्रिकेट खेल चुके हैं। अब क्रिकेट बहुत ज्यादा हद तक साइंटिफिक हो चुकी है, जैसे कि हमने लास्ट फाइनल मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से उन्होंने टॉस के बाद पहले बॉलिंग किया और फिर जिस तरीके से उन्होंने इंपैक्ट किया इंडियन प्लेयर्स को, आई मीन इट वाज अ कंप्लीट एक साइंटिफिक प्रोसेस था जिसको उन्होंने रीड किया। तो जो नए प्लेयर्स अगर फैसले करेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो बेहतर समझते हैं कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को, बेहतर फैसले कर पाएंगे, या नहीं जो पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनका होना ज्यादा आपको बेहतर लगता है? इमरान जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जाकर पीसीबी के हेडक्वार्टर चला जाता है, उसको जो है उस पर नजरे करम हो जाती है। आप एग्जांपल ले लें भारत की, अजीत अगरकर कब खेले थे? वो अजीत अगरकर 2000 के अशरे में खेले, वो इस वक्त वहाँ चीफ सेलेक्टर हैं। राहुल द्रविड़ जो है वो वहाँ हेड कोच है, उनको भी रिटायर हुए काफी अरसा हो गया। और भी दुनिया की मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जहां पर चीफ सेलेक्टर फौरन ही नहीं कि अभी 2 महीने पहले आप रिटायर हुए, 4 महीने पहले और आप चीफ सेलेक्टर बन गए। अभी कोई सिलेक्शन कमेटी भी नहीं अनाउंस की है ना, या तो आप कोई सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करें, 1-2 तजुर्बाकार खिलाड़ी उसमें शामिल हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप पढ़े लिखे हैं, एचईसन कॉलेज से पढ़े हैं, चीफ सेलेक्टर बन गए, लेकिन अब क्या होगा? और आपने जो शुरू में जुमला कहा कि वो खिलाड़ी जो कुछ अरसे तक टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, किस्मत की देवी किस तरीके से मेहरबान होती है, ये अरमला बताएंगी। मैं नहीं बता सकती अभी अरमला में मेहरबान नहीं हुई किस्मत की देवी, होगी तो हम जरूर बताएंगे आपको, जिस तरफ आपका इशारा है। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब अब ये हमने फैसला तो कर लिया, थोड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम की जानिब आइए। बहुत जबरदस्त परफॉर्मर्स वो हैं, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं और अपने होम ग्राउंड के तो किंग हैं ऑब्वियसली। इंडिया में जाके इंडिया को हरा के आ गए, वर्ल्ड कप जीत के आ गए। तो पाकिस्तान की अब स्ट्रेटजी टीम, तो हमारे पास जो प्लेइंग 11 है वो आ चुकी है काफी हद तक। आई मीन हम देख सकते हैं कि कौन से 11 खेलेंगे, तो क्या स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं जी उधर से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी? देखिए, अब इंडिया का तो मैंने कहा था कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से पहले अगर आप एक गाना था ना सलमा आगा का कि दिल के अरमा, इसका अरमला को दूसरा जुमला याद आ गया मेरे साहब, जो मैंने कहा था कि हम नाते तोते रह गए। हाँ, तो वो इंडिया जब हारा है उससे एक दिन पहले मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, उनके यूट्यूब चैनल पे, जीत गए, ट्रॉफी घर आ गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है चांद है कि कल ईद होने वाली है, और उन्होंने रंग में भंग डाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। मजे की बात देखें, लेकिन ये कि बहरहाल उनकी स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जबरदस्त थी इमरान, और जिस तरीके से पैट कमिंस ने खेला, ये होती है प्रोफेशनल क्रिकेट। ऑडियो आपकी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं फिर भी जाते जाते एक सवाल हमारी बॉलिंग के लिए जरूर करना चाहता हूं। बैटिंग में फिर भी मुझे बड़ा दम नजर आ रहा है, जैसे कि हम डिस्कस करें, जैसे कि हमारे पास बैटर्स अच्छे हैं, बैटिंग स्ट्रेंथ हमारी ठीक लग रही है मुझे तो कम से कम, लेकिन बॉलिंग के अंदर हम काफी, क्योंकि बॉलिंग के अंदर हमारे पास शाहीन ऑफ कलर हैं, नसीम हमारे पास नहीं है, हारिस खेल नहीं रहे हैं, उसके अलावा हम हसन अली पे कितना रिलाई कर सकते हैं। फिर आपके पसंदीदा वसीम जूनियर साहब भी इस स्क्वाड का हिस्सा दोबारा बना दिए गए हैं। हम नॉट, लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्यों बना दिए गए हैं, तो बॉलिंग पे जरा कमेंट करते हैं जाते जाते। वसीम जूनियर की तस्वीर देखिए, मॉडलिंग कर रहे थे वो चश्मा लगा के, चेन पहनकर। अब अल्लाह करे कि वहां पर भी वो ऐसी परफॉर्मेंस दे कि उनकी तस्वीर आए। लेकिन आपको याद है पिछला जो टूर था, उस टूर पे हमने मोहम्मद मूसा को डेब्यू करा दिया था, उस टूर पे हमने हसनैन को खिला दिया था जब वकार यूनुस हेड कोच थे, तो क्या हाल हुआ था।
अल्लाह करे कि ये परफॉर्मेंस दे वहाँ की विकेटों पर और पाकिस्तान जीत कराए, लेकिन बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आता है। बज़ाहिर मुश्किल चलें, नजर और आता है। मिर्ज़ा साहब, किस्मत की देवी से आपकी मुलाकात हो तो उसे हमारा नंबर जरूर दीजिएगा, हमें बड़ी जरूरत है ताकि वो हम पे मेहरबान हो जाए। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी का इशू था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्टिल आपसे दोबारा हम बात करेंगे। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। जो टीम सेलेक्ट हुई है वो आप सबके सामने है, उस पर भी बात करते रहेंगे ऑन एंड ऑफ। अभी हम ब्रेक लेते हैं। जी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, और ऐसे में हमारे किचन में क्या बन रहा है और क्या बन चुका है इस पे बात करेंगे। अहमद हमाद, अहमद कहाँ तक पहुंची है प्रोग्रेस? हमने तकरीबन डम्पलिंग्स बना ली हैं, स्टीम हो चुके हैं। ओके, इसकी थोड़ी सी रेसिपी की डिटेल में आपको बताता चाहूँ। ये देखें, ये है डम्पलिंग्स। इसके अंदर जो फिलिंग है वो चिकन की है, जिसके अंदर ग्रीन अनियन, वाइट पेपर, सोया सॉस, सेसमी सीड और सॉल्ट डाला हुआ है। ठीक है, अगर आप सॉल्ट डालना चाहे तो डाल लें, नहीं तो चिकन पाउडर डलता है। ठीक है, ये इसकी फिलिंग है। ठीक है, जो चाइनीज़ फिलिंग है। इसकी जो कोटिंग है ऊपर से, जिसको मैदे की कोटिंग की हुई है, सिर्फ मैदा है। ड्रॉप ऑफ विनेगर है जो कि उसकी प्रोटीन की जो शेड है उसको बना के रखेगा, और साथ में सॉल्ट है एज पर टेस्ट। ठीक है, ये सिंपल आपको एक वो भी मिल जाता है इसको रैप करने वाला, अगर आपने जल्दी जल्दी बनाने हो, ये मोल्ड भी मिल जाता है। वो दिखा दें जरा, आप कर भी रहे थे ना, अगर दिखा भी दें तो ये नाज़रीन के लिए फायदा। ये एक मोल्ड होता है, ये आपको किसी भी प्लास्टिक वाली दुकान से मिल जाएगा। अगर आपने जल्दी बनाने, अगर आपने हाथ से बनाने हैं जल्दी जल्दी, तो वो फिर थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन इससे काफी जल्दी बन जाता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप जो फिलिंग का बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से नाजरीन ने हो सकता है अभी ज्वाइन किया, तो जरा फिलिंग कैसे बनाई आपने क्विकली वो भी बता। फिलिंग मैंने कीमा लिया, कीमे के अंदर जो है मैंने अनियन डाला, ग्रीन अनियन, जिसका टेस्ट जो बहुत अच्छा होता है। उसके साथ वाइट पेपर, सोया सॉस, चिकन पाउडर और सेसमी सीड्स, जो जापानीज बड़ा ज्यादातर खाते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको जो है 10 मिनट्स के लिए स्टीमिंग में रखा था। ठीक है, ये देखें। ओके, बनाने के बाद 10 मिनट्स तक आपने इसको स्टीम किया है। और एक्चुअली हमें पहले ये भी पता, मैंने समझा शायद ये फ्राई करेंगे, तो हमने कहा कि ये आप ये समझ लीजिए स्टीम्ड समोसे हैं। ये देखें, अच्छा, इनका कलर चेंज नहीं हुआ? स्टीम में के अंदर चेंज नहीं होता है, स्टीम में नहीं होता, स्टीम में नहीं होता चेंज। ओह नाइस। तो अहमद, आपने इसके साथ कोई सॉस भी रेडी की है? एग्जैक्टली। क्या सॉस है ये? हमने जो है इसके साथ ऑथेंटिक सोया सॉस जो है वो यूज़ की है। इसके अंदर मैंने जितना सोया सॉस हम लेंगे, अब वो आपकी क्वांटिटी है, आप कितना बनाना चाहते हैं घर में, जितना आप सोया सॉस ले रहे हैं उससे हाफ आप विनेगर लेंगे। उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स जो है, जैसे ये मेरा ख्याल है 5 टेबल स्पून जो है वो था सोया सॉस। इसमें 2.5 टेबल स्पून मैंने विनेगर ऐड किया है। 3 ड्रॉप्स ऑफ मैंने इसमें सेसमी सीड ऑयल ऐड किया है। उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत तेज होता है, इसलिए कम यूज करिएगा। और ग्रीन अनियन विद चिली फ्लेक्स हीट के लिए, और सेसमी सीड जो कि जापानीज काफी यूज करते हैं। ठीक है, ओके, और आपने स्टीम इसको 10 to 15 मिनट्स करना है। एग्जैक्टली। और सर जाते जाते जरा प्राइस इकोनॉमी, कॉस्ट इकोनॉमी बताइए। मैं आपको अगर डेमो इसकी प्राइस इकोनॉमी के बारे में बताऊं, ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे तकरीबन ये 6 जो है ना वो 15 to 1800 बनते हैं। ओके, ठीक है। और आपने कितने में बनाए? लेकिन हम जो है ना वो मैं आपको कह सकता हूँ 300 to 400 तक हम इसको फिनिश हाँ, मतलब इसमें कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज नहीं है ऐड होने के लिए, बट चिकन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट कुछ लोग वेजिटेबल्स की भी बनाते हैं, आई हैव हर्ड दैट के कुछ वेजिटेबल्स के भी बनते हैं। सो हमारी डम्पलिंग्स रेडी हैं, प्रेजेंटेशन हो गया, रियली नाइस। और हम इसके साथ ये मीट बॉल्स भी हैं जो मैंने स्टीम कर लिए थे, जो इसके अंदर फिलिंग थी। चलें जी, और ये देखें, ये है इसका सॉस। चलें जी, क्विकली 10 सेकंड्स अहमद। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया। और आपने इतना जबरदस्त हमें रेसिपी बता दी। डम्पलिंग्स आप इसको हम ट्राई करके बताएंगे, वैसे एज यूजुअल बहुत अच्छी होती हैं। हम है ना ट्राई करने, हम आपके पे ट्राई करेंगे। फिक्र रहिए आप। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।